नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। और जो मैं अपना शारीरिक शिक्षा का टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, आप लोग को पसंद भी आ रहा होगा। और इसके लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताएं, और ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ें। और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या कंफ्यूज सा लगता है, उसको उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फिर आइए आज के इस सीरीज का पेपर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग को बता दें कि जो ये वीडियो मैं बनाता हूँ, इसका जो पेपर है उसको मैं पहले ही अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक पे शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग पहले उस पेपर को देख ले, समझ ले। उसके बाद जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो आप लोग को एक अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो आइए आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा के छात्रों को इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि प्रदर्शन को बढ़ाती है, स्वभाव से संबंधित है, सीखने से संबंधित है, खिलाड़ियों को उत्साहित करती है। देखिए, प्रश्न में बोला है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जो है, दो चीज़ें इसमें हो सकती है। मनोविज्ञान छात्रों के क्यों इसलिए पढ़ाई जाती है। जब सिर्फ मनोविज्ञान की बात करता है तो हर प्रकार के छात्र की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म जोड़ दिया है शारीरिक शिक्षा का। तो इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्ड कर दिया है कि शारीरिक शिक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर सी की हम बात करें, सीखने से संबंधित, तो मनोविज्ञान के माध्यम से एक जो हमारा अनुभव और अभ्यास है, उससे हमारे व्यवहार या आचरण में जो परिवर्तन आता है उसको हम सीखना कहते हैं, जिसका अध्ययन हम मनोविज्ञान के जरिए करते हैं। और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक। और जब खिलाड़ी, अगर ऑप्शन डी की बात करें, तो जब खिलाड़ी खेल के मैदान में उतरता है तो उसके दर्शक, उसके फॉलोअर, उसके जो अनुयायी होते हैं, वो उस खड़े होकर उनकी ताली बजाना या उनकी नाम से जय करना, वो क्या है, खिलाड़ी को एक मोटिवेट करती है, एक नई ऊर्जा देती है, जिससे खिलाड़ी उत्साहित होता है और अपने एक बेहतर प्रदर्शन का प्रयास करता है और उनको एक बेहतर प्रदर्शन देता है, अच्छा करता है। लेकिन जब हम शारीरिक शिक्षा के टर्म में बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो ऑप्शन बी है, स्वभाव से संबंधित है। क्योंकि जो हमारा शारीरिक शिक्षा के जो छात्र होते हैं उनके लिए कुछ विशेष टर्म बनता है। जैसे यदि खेल मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान की एक शाखा है, ठीक, जिसके अंदर में इसमें जो हमारा खेल मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम खेल में या शारीरिक शिक्षा के जो भी छात्र होते हैं उनके और उनके कोच होते हैं, उनसे जुड़े जो पत्रकार होते हैं, दर्शक होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो खेल मनोविज्ञान के अंतर आता है। तो इसमें एक खिलाड़ी हो या शारीरिक शिक्षा के एक छात्र को विभिन्न स्थिति में जो है उनकी मानसिक अनुभव और व्यवहारों का जो विश्लेषण हम करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो एक खिलाड़ी के स्वभाव से संबंधित होती है। क्योंकि जो उनकी विशेष स्थिति होती है, विभिन्न स्थिति की अगर हम बात करें इसमें, तो मैच खिलाड़ी जीतता है, हारता है, उसके बाद उसका व्यवहार किस प्रकार का है। मैच शुरू होने से पहले जैसे कोई टीमें बहुत कमज़ोर आ जाती है और उसका प्रतियोगिता उसके सामने जो होती है मजबूत टीमें होती हैं, तो उस स्थिति में दोनों टीमें की जो वैचारिक
स्थिति क्या है, उनकी सोच क्या होती है। खेल के दौरान खिलाड़ी के अंदर दबाव, तनाव, घबराहट आदि जैसी चिंताएँ होने लगती हैं। तो इन सब जो कंडीशन हो जाता है, ऐसी स्थिति में खिलाड़ी जो भी होता है उसकी जो अनुभव है, व्यवहार है, कैसे सामने आते हैं, वो कैसे अपने को फिट करता है उस स्थिति में, उसी का हम जो विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण या अध्ययन करते हैं, तो वो उस खिलाड़ी के स्वभाव से संबंधित होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, स्वभाव से संबंधित। अब प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। कालक्रम के अनुसार उम्र का क्या आशय होता है? कालक्रम के अनुसार उम्र का क्या होता है? इसमें कई चीज़ें आती हैं। जैसे वर्ष, महीना, दिन और दिन के द्वारा, हड्डियों या दांतों के द्वारा, बुद्धि परीक्षण द्वारा, इस सब का अपना अपना तरीके से शरीर की उम्र का आशय ज्ञात किया जा। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन सी है, बुद्धि परीक्षण द्वारा, तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम अपने जो मानसिक स्थिति है, जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं, उसके बारे में, उसकी उम्र के बारे में पता लगाते हैं। जैसे हमने देखा है, जब मंदहीन बालक होता है तो उसकी जो मानसिक क्षमता है वो सोचने की बड़े उम्र में भी छोटे बच्चों जैसी होती है। तो उनकी जो मानसिक उम्र की अगर बात करें, तो अगर उसकी जो शारीरिक, यानी कि जो जो उम्र हम वर्ष, महीना द्वारा मान लीजिए 17 साल का है, लेकिन अगर उसका दिमाग, इसकी बुद्धि जो होती है, मानसिक स्थिति एक 5 साल के बच्चे के बराबर काम करते, तो बोला जाता है कि उसका जो मानसिक उम्र है वो 5 साल के बच्चे की तरह, तो उसकी मानसिक उम्र 5 साल हुई। अगर हम हड्डियों और दांतों की बात करें, तो हड्डियों और दांतों की बात करें तो इससे हमें शरीर की रचना आयु के बारे में पता लगता है। अगर हम रचना आयु की बात करें तो उनकी बनावट किस प्रकार चल रही है, तो उसके बारे में हमें उस शरीर की रचना की उम्र के बारे में पता चलता है। और अगर हम वर्ष, महीना और दिन की बात करें, तो जो हमारा कालक्रम के अनुसार उम्र है, तो इस जो कालक्रम शब्द है, इसका अर्थ होता है तिथिक आयु। इसको तिथिक आयु भी कहते हैं, जो साल, महीना, दिन में लिखी जाती है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ए है, क्योंकि कालक्रम में ही वर्ष, महीना, दिन द्वारा किसी भी चीज़ का उम्र मापा जाता है। अब आते हैं प्रश्न 3 पे। खेलों में प्रतिभा खोज के लिए कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? खेल में अगर खिलाड़ी का चुनाव करना हो तो इसमें जो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा ऑप्शन होगा, इस पे हम बात करेंगे। तो अगर हम किसी भी खेल की प्रतिभा की खोज करना है, तो उसमें उम्र का कोई लगाव नहीं होता, क्योंकि किसी बच्चे में वो प्रतिभा कम उम्र में आ जाती है, किसी बच्चे में वो प्रतिभा कुछ समय बाद आती है, जिसके लिए हम जैसे हम उम्र में बांध अंडर 90, अंडर 20, अंडर 60, इस हिसाब के सबका उम्र बांट देते हैं और इसके हिसाब से उनकी प्रतियोगिताएं करते हैं। ठीक। और अगर ऑप्शन सी की बात करें, तो वंशानुक्रम एक जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम एक व्यक्ति की कुछ विशिष्ट या माता पिता की कुछ विशिष्ट गुण जो होते हैं अपने संतानों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, चले जाते हैं, और उसका जो वाहक होता है वो जीन्स होता है। जीन्स मतलब जो उसके अंदर डीएनए जीन्स कहते हैं, और वो स्थानांतरित हो जाता है गुणों को लेके। अर्थात जो भी उसके माता पिता हैं, पूर्वज हैं, उसके गुण या लक्षण अपने बच्चों में दिखाई देने लगता है, तो इस विशेषता को ही हम वंशानुक्रम, हेरिडिटी कहते हैं। परंतु लेकिन अगर देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति लंबा है या गोरा है तो उसका बेटा ज़रूरी नहीं है कि उस लंबा ही होगा या गोरा ही होगा। वो छोटा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। ठीक वैसे ही अगर एक खिलाड़ी है, एथलीट है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो संतान होता है वो एथलीट
को ही परफॉर्म करे। क्योंकि तो हम देखते हैं उसकी कभी कभी देखा जाता है कि अगर मंद बुद्धि के माँ बाप या तेज बुद्धि के माँ बाप हो तो उसकी पुत्र भी जरूरी नहीं होता कि वो तेज हो या मंद हो, विपरीत मानसिक क्षमता का हो सकता है। तो इसलिए इसमें प्रतिभा की खोज में वंशानुक्रम का महत्व नहीं रखा जाता। लेकिन हम वहीं मानसिक परिपक्वता की बात करें तो हमारी मानसिक परिपक्वता से मतलब होता है बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता सोचने समझने तर्क करने की क्षमता होती है। इसमें कोई पेशीय क्षमता का कोई महत्व नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें तो जो बालक की मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए जोर दिया जाता है, उसके लिए हम उसको अगर हम बात करें एक विकलांग व्यक्ति है या बालक है तो उसकी मानसिक परिपक्वता हो सकती है, लेकिन उसकी जो फिजिकली परिपक्वता होती है वो कभी नहीं होती। मतलब उसके जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पेशी का समन्वय नहीं बन पाता, और वो जिसके लिए वो किसी भी खेल जो खेल होता है पेशियों से संबंधित, जिसमें पेशियों का मुख्य रोल होता है, उसमें उसकी कोई पार्टिसिपेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए वो परिपक्व नहीं हो पाता। उसकी पेशीय क्षमता बेहद कमज़ोर होती है। और अगर हम प्रश्न ऑप्शन बी मोटर गुणवत्ता की बात करें तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो प्रश्न ऑप्शन बी मोटर गुणवत्ता है। क्योंकि देखिए किसी भी खेल की प्रतिभा की खोज के लिए हम उस खिलाड़ी की, उस बालक की मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की क्षमताओं को हम देखते हैं, उसको मेजर करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जब हम बीपीएड एडमिशन लेना होता है तो सबसे पहले हमको एग्ज़ाम देना होता है, रिटन एग्ज़ाम देना होता है। वो क्या होता है, वो हमारी बौद्धिक क्षमता को मेजर करता है। हमारी सोच कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है किसी भी चीज़ को याद करने की या सोचने की, वो होता है हमारी मानसिक परिपक्वता को जांच करता है। और उसके साथ साथ इसमें फिजिकल कैपेसिटी भी शामिल होती है। जैसे हम जब हम एग्ज़ाम पास कर लेते तो हमें फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, यानी पेशीय गुणवत्ता को भी मेजर किया जाता है कि उसमें जो स्ट्रेंथ होता है, स्पीड होता है, एजिलिटी होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, एंडोरेंस होता है। तो इन सब चीज़ों को भी मेजर करने के लिए हमें बुलाया जाता है। यानी कि यहाँ पे खेलों की प्रतिभा को खोजने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से परिपक्व होना जरूरी है। और जो मोटर गुणवत्ता के माध्यम से मिलती है, इसमें खिलाड़ी की बौद्धिक क्षमता के साथ पेशीय क्षमता को भी मेजर किया कि जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम मोटर गुणवत्ता कहते हैं। तो अब प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। खेल कूद में एर्गोजेनिक सहायता प्रदान करती है शक्ति एवं सहनशीलता बढ़ाने में, दर्द बढ़ाने में, थकान बढ़ाने में, या सभी चीज़ को सभी ऑप्शन या तो सही। तो अगर हम एर्गोजेनिक एड्स की बात करें तो अगर हम एर्गोजेनिक एड्स की बात करें तो एक प्रकार का एक पेशियों के अंदर शक्ति बढ़ाने, सहनशीलता बढ़ाने, उसको उसकी जो आकुंचन प्रकुंचन यानी कि रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन की होती है, रक्त परिसंचरण क्षमता जो होती है वो सबको पॉजिटिविटी बढ़ाती है। यानी कि अगर हम कहें तो एर्गोजेनिक एड्स एक प्रकार का तंत्र है, साधन है, क्रिया है, जिसके द्वारा खिलाड़ी की मांसपेशियों की जो ताकत होती है, गति होती है, प्रतिक्रियात्मक यानी कि रिएक्शन जो एबिलिटी होती है, उसकी सहनशीलता जो है यानी एंडोरेंस में बेहतर होता है और सुधार होता है। अगर इसको हम और भी शब्द में कह लें तो विभिन्न प्रकार की जो भी हलचल या गति खिलाड़ी करता है तो जिससे उसके प्रदर्शन में सुधार है, यानी खिलाड़ी के प्रदर्शन में जिसके माध्यम से सुधार है, उसको हम एर्गोजेनिक एड्स कहते हैं।
इससे हमारी जो मांसपेशी फाइबर्स होते हैं तंतु, उस पर प्रभाव पड़ता है और थकान के लिए जो भी कारक उत्पन्न होता है, जैसे लैक्टिक एसिड का कम बनना शुरू शरीर में हो जाता है और मांसपेशियों के कार्य करने के लिए जो ईंधन जरूरी है यानी ऑक्सीजन भी तेजी से पहुंचता है और रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र पर एक पॉजिटिविटी प्रभाव पड़ता है और ये बेहतर रूप से काम करते हैं। और अगर हम एर्गोजेनिक एड्स की बात करें तो इसको 5 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे पहला भाग होता है न्यूट्रिशनल एड यानी पोषण साध्य, यानी पोषण के रूप में हम परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ लेते हैं, जैसे स्पोर्ट ड्रिंक हो जाता, डाइटरी सप्लीमेंट, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैफीन लेते, ये हमारे न्यूट्रिशनल एड के अंतर आते हैं। अगर हम दूसरे एड्स की बात करें तो फिजियोलॉजिकल एड्स आता है। फिजियोलॉजिकल एड्स में पहला जैसे होता है, हम एक्यूपंक्चर शब्द लाते हैं, ये तंत्रिकाओं को उत्तेजित एक्टिव करता है। इसमें क्या होता है, निडल के माध्यम से मांसपेशियों में चुभन कराया जाता है, फिर ब्लड डोपिंग कराया जाता है, फिर हीमोग्लोबिन शरीर में अतिरिक्त तौर पे ले लिया जाता है। फिर हम आते हैं इसमें स्पोर्ट्स मसाज भी देते हैं फिजियोलॉजी में। फिर जैसे हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, या सोना बाथ या और भी तरह के होते हैं। और जो तीसरा होता है साइकोलॉजिकल एर्गोजेनिक एड्स, इसमें हम खिलाड़ी को सम्मोहन करने की क्षमता रखते हैं, जिससे वो हमारे पे सम्मोहित हो जाए। म्यूजिक का सुनना होता है, किसी भी खिलाड़ी या स्थिति को इमेजिन करना और उसके अनुसार खेलना, वो सब क्षमताएं उसके अंदर आ जाती, सजेशन सलाह देने की क्षमता आ जाती है, बढ़ जाती है। फिर अगर चौथे एड्स की बात करते हो तो मैकेनिकल एड्स। मैकेनिकल एड्स में खिलाड़ी जो होता है हाई एटीट्यूड पर ट्रेनिंग करता है, उसके साथ साथ वो वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिप देखते रहता है ट्रेनिंग अपने को बेहतर बनाने के लिए। ऑक्सीजन की मात्रा कम करके ट्रेनिंग करता है, जैसे ब्लड डोपिंग की बात मैंने की थी, तो इसमें भी वही चीज़ें होती हैं कि हाइपोक्सिक ट्रेनिंग, इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा कम करके ट्रेनिंग करते हैं। जैसे ट्रेडमिल एक्सरसाइज हुआ और भी जिम के जो भी एक्सरसाइज होते हैं वो। अगर हम फार्माकोलॉजिकल एड्स की बात करें, जहाँ पे दवाओं का या भी कोई भी चीज़ ऐसे लेते हैं जिससे शरीर उत्तेजित हो जाता है, जैसे हम एनाबॉलिक स्टेरॉयड की बात करें, बेटा ब्लॉकर की बात करें, कैफीन, प्रोटीन सप्लीमेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब चीज़ें बैन होती हैं क्योंकि इससे शरीर पर निगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। तो जो एर्गोजेनिक एड्स होता है उसकी सहायता जो हमारे शक्ति एवं सहनशीलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो होता है शक्ति एवं सहनशीलता। अब प्रश्न नंबर 5 है, कौन सी अस्थि मेल नहीं खाती? स्फिनाइड, एथमोइड, टेम्पोरल, कैल्केनियस। कि जो हमारा स्फेनाइड बोन, एथमाइड बोन और टेम्पोरल बोन है वो सिर की बोन होती हैं। लेकिन अगर हम कैल्केनियस बोन की बात करें तो वो हमारी जो टखने के नीचे एड़ी का सबसे पिछला भाग होता है बड़ा सा, उसको हम कैल्केनियस बोन कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्पाइड और एथमाइड और टेम्पोरल बोन वो तो हमारी सिर की बोन हो गई, और जो कैल्केनियस बोन है इन तीनों से अलग हमारे टखने के नीचे एड़ी की बोन हो जाते, इसलिए ये कैल्केनियस बोन बाकी तीनों बोन से मेल नहीं खाती है। तो इसलिए ये अस्थि, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन डी बनता है, कैल्केनियस। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। तो रक्त हृदय में एक बार अंदर आने व बाहर जाने की प्रक्रिया है। देखिए, एक प्रक्रिया, एक चक्र उसका कब माना जाता है? जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं अलिंद से शरीर के लिए निकलता है और फिर हार्ट में पहुंचता है, ठीक, तो उसको एक चक्र माना जाता है। लेकिन ठीक, तो उसमें जो ऑप्शन दे रखा है, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट,
हार्ट बीटिंग और कार्डियक साइकिल। अगर हम हार्ट बीटिंग की बात करें तो इसको हृदय स्पंदन हिंदी में कहते हैं, जो एक स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में 72 से 75 बार स्पंद करता है, यानी धड़कता है, बीट करता है। इसको ही दिल का हार्ट कहते हैं। ये कभी कभी अधिक और कम भी हो सकता है जब हमारा जो अलिंद यानी कि आर्टरियम होता है और फिर निलय संकुचन, आर्टरियम में जब संकुचन होता है फिर निलय में संकुचन होता है, और कभी कभी साथ में शिथिलन अवस्था में होती है, तो इसमें से जो भी आवाज़ें आती है लब डब की, यही उसकी हार्ट बीटिंग कहा जाता है। अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं निलय से ब्लड शरीर के लिए एक बार में जितना भेजा जाता है, सप्लाई करता है एक बार में, यानी कि एक बार में हृदय द्वारा हृदय के लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं निलय से निकाली पंप की गई जो ब्लड की मात्रा होती है, रक्त की मात्रा होती है, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। वहीं कार्डियक आउटपुट की अगर हम बात करें तो 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाएं निलय से जो भी जितना ब्लड शरीर को पंप करता है उसको हम कार्डियक आउटपुट करते हैं। लेकिन जितना हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम है, अगर उसमें 1 मिनट का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कार्डियक आउटपुट हो जाता है। लेकिन हम अगर एक साइकिल चक्र की बात करें तो साइकिल चक्र जो होता है, इस पूरे चक्र में मनुष्य एक स्वस्थ मनुष्य में जो होता है रक्त की मात्रा 4 से 6 लीटर होती है, ठीक। लेकिन एक चक्र में इतना पूरा ब्लड वो सप्लाई करता है, और तब तो इसमें एक कार्डियक चक्र में देखेंगे जब रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं निलय से शरीर से निकलता है और पूरे शरीर में भ्रमण करके और डीऑक्सीजनेटेड होकर जब वो फिर से हृदय में पहुंचता है तो हृदय का वो एक चक्र कहलाता है। उस पूरी प्रक्रिया को हम एक चक्र कहते हैं। इसमें जो होता है एक आर्टरियम डिस्टोल और सिस्टोल होता है, और वेंट्रिकल डिस्टोल और सिस्टोल की प्रक्रिया होती है। अगर तब हम देखते हैं कि एक हृदय जो चक्र होता है, कार्डियक साइकिल जो होता है, उसकी जो समयावधि होती है वो 0.8 सेकेंड की होती है। यानी कि प्रत्येक चक्र जो हमारा होता है यानी कार्डियक साइकिल जो होता है वो 0.8 सेकेंड के बाद दूसरा कार्डियक साइकिल चालू हो जाता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं। आर्टेरियल सिस्टोल जिसको हम अलिंद प्रकुंचन कहते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल जिसको निलय प्रकुंचन कहते हैं, आर्टेरियल डिस्टोल यानी अलिंद अनुशीथलन, और वेंट्रिकल डिस्टोल यानी निलय अनुशीथलन कहते हैं। और जो अलिंद प्रकुंचन होता है, अलिंद प्रकुंचन की बात करें तो एक समय में जो दोनों हमारे निलय होते हैं वो 1 सेकेंड होता है, जिसकी समयावधि ये जो प्रकुंचन करते हैं यानी कि दबते हैं, ठीक, ब्लड को वेंट्रिकल में भेजने के लिए अपने को संकुचित करते हैं, ठीक। तो इस अवस्था में ये सिर्फ 1.1 सेकेंड तक ही काम करते हैं। इसके बाद ये इसके अंदर तुरंत फैलाव हो जाता है। और जो ब्लड होता है, अगर राइट साइड की बात करें तो वो हमें ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में और बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड निलय में यानी वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर वहाँ पे अब जब ब्लड आर्टेरियल से अलिंद से निलय में आता है यानी वेंट्रिकल में जब आता है तो वेंट्रिकल दोनों क्या करते हैं, जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, और जब ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों एक साथ संकुचित होते हैं तो जो राइट वेंट्रिकल यानी कि दाएं नीले का ब्लड सीधे हृदय लंग्स में जाता है। वहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए यानी कि श्वसन क्रियाएं वहाँ पे होती, वहाँ से ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो वेस्ट गैसेज होती है उसको छोड़ता है।
और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल बाएं नीले से जो ब्लड निकलता है वो पूरे शरीर में भ्रमण करता है, वो ऑक्सीजनेटेड होता है। इसकी जो अवधि होती है निलय प्रकुंचन की, यानी जो हमारे ये वेंट्रिकल होते हैं प्रकुंचित होते हैं संकुचित होते हैं, ये इसकी अवधि जो होती है 0.3 सेकेंड की होती है। फिर अगर हम बात करें अलिंद की, अलिंद अनुशीतलन यानी अब हम डिस्टोल की बात करें तो जो डिस्टोल यदि हम आर्ट्रियल डिस्टोल यानी अलिंद अनुशीतलन जब ये आराम की अवस्था में तो इसकी हम बात करते हैं तो इसकी समयावधि 0.7 सेकेंड होती है। इस दौरान क्या होता है, अलिंद शिथिल यानी रिलैक्स अवस्था में आ जाते हैं और निलय जो होते हैं वेंट्रिकल संकुचित बने रहते हैं। ठीक, फिर इस अवस्था में क्या होता है ना कि जो भी अशुद्ध रक्त होता है वो वेना कावा के सुपर वेना कावा के माध्यम से दाएं आर्टरियम में आता है, दाएं अलिंद में आता है, और जो लंग से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होती है वो हमारे लेफ्ट आर्टरियम यानी बाएं अलिंद में आता है। ठीक, अब इस और एक होता है निलय अनुशीतलन यानी वेंट्रिकल डिस्टोल। इसकी जो समयावधि होती है वो 0.5 सेकेंड होती है। इस दौरान क्या होता है कि हमारा निलय जो होता है स्थिर होता है और इस दौरान इसमें ब्लड जो अलिंद होता है ब्लड आता है वो हमारे निलय में आके इस अवस्था में भरता है, आना शुरू होता है। ठीक, तो इस घटना में 0.1 सेकेंड में समाप्त हो जाती है और अगले ही क्षण जो होता है अलिंद अनुशीतलन डिस्टोल आरंभ हो जाता है और 0.7 सेकेंड तक चलता है। ठीक, तो अलिंद जो होता है अनुशीतलन के बाद पुनः अलिंद प्रकुंचन की पुनरावृत्ति होती है और जो अलिंद साइकिल चलता है इसकी कुल जो हृदय साइकिल चलता है कुल अवधि 0.8 सेकेंड होती है और 0.8 सेकेंड में अगर हम औसतम देखते हैं तो 0.4 सेकेंड तक हृदय हमारा आराम की अवस्था में रहता है, 0.4 सेकेंड तक वो काम करता है। अर्थात अगर हम कह सकते हैं कि एक हृदय जो होता है हमारी जितनी उम्र होगी उसकी आधा समय वो आराम करता है और आधा समय कार्य करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम हृदय साइकिल कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। विद्युत चुम्बकीय विधि द्वारा चिकित्सा किया जाता है। इसमें ऑप्शन क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, भंवर स्नान तो और इलेक्ट्रोथेरेपी। अगर हम क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी और भंवर स्नान की बात करें तो इस तीनों प्रक्रिया में हम पानी का प्रयोग करते हैं विशेष विशेष स्थिति में। जैसे और इनका जो प्रयोग होता है ये जो क्रायोथेरेपी होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो चोटग्रस्त भाग होता है उसको ठंडे पानी या बर्फ़ या जो भी ठंडा स्प्रे आता है उसका प्रयोग हम उस चोट के जगह पे करते। ये माना जाता है कि जैसे इस मसल स्प्रेन होता है, मसल स्ट्रेन होता है, यानी कि मोच आना, पेशियों में खिंचाव आना, गुम्बड़ यानी कंचूसन हो जाना, ऐंठन और ये लॉन्ग टर्म जो चोट होती है जिसको हम क्रोनिक कहते हैं यानी पुरानी चोटें या नई चोटें जिसे एक्यूट कहते हैं। तो हाँ, इस प्रत्येक अवस्था में जो क्रायोथेरेपी का प्रयोग इसमें बर्फ़ से सिकाई करते हैं। इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए कि अगर हम बर्फ़ से सिकाई करते हैं तो डायरेक्ट स्किन पर न लगा के किसी कपड़े के माध्यम से लगाया जाए तब लगाया जाता है। और अगर हम हाइड्रोथेरेपी की बात करें तो जो भंवर स्नान है ये हाइड्रोथेरेपी का ही एक भाग है। इसमें अगर हम भंवर स्नान में जल जो होता है एक विलेय तकनीक से यानी चिकित्सीय कार्य के लिए उपयोग किया जाता है और ये टब होता है जिसमें गर्म या ठंडा पानी भरा रहता है, गर्म या ठंडा पानी रहता है उस टब में और मशीनी तकनीक के द्वारा यानी मशीन के माध्यम से उसमें भंवर पैदा है। भंवर की अगर बात करें
तो गोल गोल घूमने लगता है और उसमें व्यक्ति को डाल दिया जाता है उस पानी में, और जिससे उसमें एक जो हमारी घूमता है गोल गोल, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और उस फोर्स के कारण शरीर की जो बायोंसी होती है, छोटी छोटी छिद्रें होती है त्वचा में, उसमें जो बायोंसी यानी कि जो हम पानी को गोल गोल घुमाते हैं तो उसमें से बूंदे हल्का हल्का गोल गोल बूंदें निकलती हैं, तो शरीर के भाग से जब टच करती है तो उससे हमारी जो चोटें लगी होती हैं, जैसे कि पेशीय गुंबड़ होता है यानी जिसको कंचूसन कहते हैं, स्प्रेन यानी मोच स्प्रेन जो होता है, हमारे जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट की बात करें तो स्नायु उसको बोलते हैं, एक हड्डी को दूसरे से हड्डी से बोन से जोड़ने वाला जो भाग होता है उसको हम स्ट्रेन करते हैं, जोड़ों पे पाया जाता है। तो ये ऐसे सब चोट में इसका प्रयोग करते हैं, और ये हाइड्रोथेरेपी के अंदर आता है। हाइड्रोथेरेपी में जैसे वायर पुल बाथ यानी भंवर स्नान के साथ के अलावा इमर्सन बाथ जिसको हम विलय स्नान कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाथ गर्म या ठंडा पानी को एक साथ प्रयोग करते हैं सब भंवर स्नान में। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोथेरेपी की बात करें, ठीक, तो इलेक्ट्रोथेरेपी में विद्युत जो होती बिजली के माध्यम से ये चिकित्सा दी जाती है। इसमें क्या होता है, मशीनों के द्वारा एक ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, और इस ऊष्मा के कारण ही हम अपने पुरानी जो छोटे एक्यूट एनर्जी होती है, और अरे सॉरी, जो एक्यूट इंजरी होती है वो नई चोटें होती है, और जो क्रोनिक इंजरी होती है वो पुरानी चोटें होती है। हम इनके इलाज के लिए, इनको ठीक करने के लिए ही हम मांसपेशियों पर ऊष्मा प्रदान करते हैं। इसमें कई बातें जानना ज़रूरी होता है कि चोट किस जगह पे है। कहीं हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उसके वहाँ तो नहीं है। चोट की प्रकृति किस प्रकार की है, जैसे मान लें चोट गहरी है या सामान्य है, जैसे एक्यूट इंजरी और क्रोनिक इंजरी होती है। चोट की जगह किस प्रकार का अंग कैसा है, इलाज देने के लिए अनुकूल समय है या नहीं, ये सब चीज़ों को देखते अगर और इलेक्ट्रोथेरेपी का प्रयोग खुद व्यक्ति को नहीं करना, वो ट्रेंड व्यक्ति के अंडर में करवाना चाहिए, नहीं तो उसको जल सकता है, इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, उसके अंदर जो होता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो सकती है। ठीक, इसके जो विभिन्न तरीके होते हैं वो होते हैं डायथर्मी के द्वारा किया जाता है, इंफ्रारेड तरंगे दी जाती है, पराबैंगनी किरणें दी जाती है, जिसको अल्ट्रासाउंड, विद्युत मांसपेशीय उत्तेजना कराया जाता है, और डल्पल सिग्नल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से किया जाता है, वो जो विद्युत चुम्बकीय चिकित्सीय विधि के अंतर्गत आता है। ठीक, प्रश्न संख्या 8 है, मनोरंजन के अंतर्गत नहीं आता। अगर हम मनोरंजन की बात करें क्या है, तो मनोरंजन एक मानवीय आवश्यकता है, मूलभूत मानवीय आवश्यकता है, जिससे मनुष्य अपनी खोई हुई एनर्जी, ऊर्जा जो होती है, शक्ति हो, उसको प्राप्त करता है और अपने को आनंद और संतुष्ट महसूस करता है। एक व्यक्ति जो होता है, अगर हम देखें तो एक व्यक्ति अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त होता है और शारीरिक और मानसिक वर्क करता है। ठीक, उसके बाद उसको कुछ समय बाद थकान आती है, और उस थकान के बाद उस काम से व्यक्ति ऊबने लगता है। तब वो अपनी स्वतंत्र होकर वो गाना सुनता है, कोई नाटक करता है, या अपने इच्छानुसार गति करता है, जिससे उसके अंदर एक आनंद आता है, संतुष्ट होता है, और तब उसके अंदर एक नई शक्ति का संचार होता है, और उसकी जो खोई हुई ऊर्जा होती है उससे पुनः प्राप्त होता है, और उससे वो आनंदित अनुभव होता है, अपने काम को पुनः चालू कर देता है। तो इस मन तो जो ये प्रक्रिया होती है मनोरंजन की, इसको हम मनोरंजनात्मक सिद्धांत कहते हैं। ये स्पीड ऑफ प्ले खेल सिद्धांत के अंतर्गत, जिसका प्रतिपादन पैट्रिक ने किया था, इसको आगे हम पढ़ेंगे।
तो मनोरंजन एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से खिलाड़ी अपनी खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। और इसके जो लक्षण होते हैं, जैसे खाली समय में ही मनोरंजन किया जाता है और एक आनंद के लिए उसमें आनंद शामिल हो, ताकि हम खुश होकर हमें मज़ा आए, तब वो मनोरंजन माना जाता है। अगर कोई काम करे और उसे बोरियत महसूस हो तो वो मनोरंजन न कहला के, जिसमें हमें मज़ा आता है काम करने में, वो आनंदित कहलाता है। लेकिन अब संतुष्टि उस व्यक्ति के उस काम से, जो भी क्रियाएं कर रहा है मनोरंजन के लिए, उसे उसके अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए और वो गतिविधियां जो होती है उस व्यक्ति के अनुसार होनी चाहिए, यानी स्वेच्छा से वो व्यक्ति जो चाहे वो करे। लेकिन इसकी टर्म आते हैं समाज को स्वीकारनीय। हमारा मनोरंजन ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक व्यवस्था पर आधारित हो, न कि असामाजिक। जैसे कि अगर एक व्यक्ति को मज़ा आता है मारपीट करने में, दूसरों को परेशान करने में, तो उसको तो मज़ा आ रहा है, लेकिन समाज को ये स्वीकार नहीं है। तो ऐसी जो मनोरंजनात्मक गतिविधियां हैं वो समाज के लायक नहीं। अगर हम किसी से मारपीट करते हैं और उससे हमें मज़ा मिलता है, तो इसका परिणाम भी आपको पता ही होगा कि सामने वाला पुलिस भगाएगा, होगा, जेल होगा। ये मनोरंजन के अंतर्गत नहीं आता। इसमें हमें दूसरों के साथ हंसना, खेलना, गाना गाना, डांस करना, ये सब मनोरंजन के अंतर्गत आता है। तो मनोरंजन की जो प्रकारें होते हैं ये 6 प्रकार की होती है। एक पारिवारिक मनोरंजन होता है, जो एक परिवार के अंदर किया गया कार्यक्रम है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा रहते हैं और अपने आनंद के लिए जो भी गतिविधि करते हैं। एक व्यावसायिक मनोरंजन होता है, जो हमारे जहाँ पे काम धाम चलता है, जीवन जैसे कि कोई कंपनी हो, परिहास क्षेत्र हो, ऐसे स्थान हो जहाँ पे लोग किसी काम के लिए जुटते हो, तो ऐसी जगहों पर जो मनोरंजन होता है वो व्यावसायिक मनोरंजन होता है, एक व्यक्तिगत फायदे के लिए होता है। अगर हम एक समुदाय की बात करें तो सामुदायिक मनोरंजन के अंतर्गत जैसे गांव, कस्बा, नगर, शहर में आयोजित किया जाता है और इसमें लोग अपनी वित्तीय सहायता करते हैं। जैसे इसका सबसे बड़ी उदाहरण होता है पूजा करना, यानी जैसे कोई भी पूजा हम सामूहिक रूप से मिल के करते हैं तो उसमें सभी लोग धन धन देते हैं, ठीक। और चौथा होता है औद्योगिक मनोरंजन के अंतर्गत बड़े बड़े जो उद्योग हैं, घराने हैं, व्यावसायिक जगहें हैं, वहाँ पे जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसको हम औद्योगिक मनोरंजन कहते हैं। औपचारिक मनोरंजन का मतलब जो कोई व्यक्ति, जैसे अस्पताल हो गया या चिकित्सीय जगह, जहाँ पे व्यक्ति परेशान हो, चाहे वो रोगग्रस्त हो, चाहे मानसिक स्थिति से परेशान हो, तो उसको मोटिवेट करने के लिए जैसे लोग करते हैं कि आदमी मानसिक रूप से, मेंटल रूप से परेशान है, तो सामने वाला आदमी उसको खुश करने के लिए डांस करता है, चुटकुले सुनाता है, तो वो उसके औपचारिक मनोरंजन के अंतर्गत आता है। अगर हम संस्थागत मनोरंजन की बात करें तो स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटी या कोई भी ऐसी संस्था जो रजिस्टर्ड हो, उसमें कोई ऐसी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करे जिससे कि मज़ा आए, आनंद आता हो, वो मनोरंजन। जैसे कोई संगीत कार्यक्रम को आयोजित करना, खेल क्रीड़ा को आयोजित करना होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार, व्यवसाय और समुदाय, ये तीनों मनोरंजन के भाग हैं, लेकिन रसायन मनोरंजन का भाग नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रसायन होता है। अब प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, तो यहाँ पे तार्किक प्रश्न है। तो अभिकथन जो कहता है कि पूर्णतः विकसित कोशिकाओं का 2 भागों में विभाजन होता है। जी हाँ, ये अभिकथन ये सही है कि हर एक जो सेल्स होते हैं उसका विभाजन होता है, और उसके विभाजन के लिए जो ये कोशिका विभाजन होता है, इसके लिए उसका केंद्रक खुद जिम्मेदार होता है, ठीक। अब तर्क पे आते हैं, तो इसमें अभिकथन जो है ये सही है।
अब तर्क आर पे आते हैं, तो जो कहता है कि कोशिका विभाजन की आवश्यकता नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं स्थापित करने के लिए होता है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। और मैं बताता हूँ कि अगर जैसे अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारी जो सेल्स होती हैं वो जलती हैं, टूटती हैं, फूटती है, चोट लग जाती है तो नष्ट भी हो जाती है। तो उसके स्थान पर हमें नई कोशिकाएं चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए ही कोशिका जो होते हैं अपने को जब पूर्ण हो जाती है तो वो अपने को दो भागों में, दो बराबर भागों में बांटती है। समसूत्र, ये सूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन दो तरीके के होते हैं। जो सूत्री विभाजन होता है वो मनुष्यों में पाया जाता है। तो जो इसका तर्क आर भी है वो सही भी है, और जो अभिकथन है उसकी व्याख्या भी करता है, यानी उसको स्पष्ट भी करता है कि सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो दोनों सही बनेगा, और जो तर्क आर है वो अभिकथन एक को स्पष्ट भी करता है, यानी व्याख्या भी करता है। तो और ये है ऑप्शन ए, जिसमें दिया है दोनों सही है और तर्क आर अभिकथन का स्पष्टीकरण भी है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 10 पे। तो सुमेलित करने वाले, ये जो हम जो भी टेस्ट सीरीज बना रहे हैं तो उसमें जो 9वां और 10वां प्रश्न है वो एक 9वां प्रश्न तार्किक हो जाता है डालते हैं, और 10वां प्रश्न हमेशा सुमेलित मेल मिला वाला डालते हैं, मैचिंग वाला। तो हमें सूची 1 और 2 दिया गया, तो इसमें जो ताकत है, यानी ताकत की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ, और यानी कि शक्ति, उसे कहते हैं समय किसी भी प्रतिरोध को हटाने की जो क्षमता होती है, या किसी प्रतिरोध के विरुद्ध हम जो कार्य करते हैं तो वो हमारी ताकत होती है, स्ट्रेंथ कहते हैं। और इसका मेजर हम डायनमोमीटर के द्वारा ही करते हैं, यानी कि एक का ए होगा से मिलेगा। हम लंबाई की बात करें तो इसको हम मीटर में, फीट में, इंच में, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और इसके लिए हम स्टेडियोमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट, उपकरण उपकरण की आवश्यकता होती है। तो इस आप जो 2 नंबर है उसका मेल डी से मिलता है। अब फैट की बात करें तो फैट एक प्रकार का एडिपोज टिश्यू होता है, जो जब हम एनर्जी बर्न नहीं करते, कार्य नहीं करते, तो वो हमारे फैट के रूप में शरीर में इकट्ठा होता है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट से मिलती है। इसमें 9.1 ग्राम अगर फैट है तो उसमें शरीर 9.1 ग्राम कैलोरी ऊर्जा ये प्रोवाइड करती है। इसका मेजर जो होता है हम स्किन फोल्ड कैलिपर्स के माध्यम से करते हैं। स्किन फोल्ड कैलिपर्स एक प्रकार का उपकरण है जिससे हम शरीर में जो फैट होता है उसको मेजर करते हैं। तो 3 का ऑप्शन बी से मेल खाता है। और जो हमारी लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, यानी कि एक हमारे जो जोड़ होते हैं उसकी अधिकतम जो फैलाव होता है उसको हम उसकी लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, जिसका मेजर हम गोनियोमीटर के माध्यम से करते हैं। गोनियोमीटर जोड़ों की जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसको मेजर करने वाला यंत्र। तो हम देखते हैं इन सबका जो विकल्प में ऑप्शन जो डी है उससे मिलान खाता है। 1 का ए, बी, 2 का डी, और 3 का बी, और 4 का ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। तो आज के इस सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग को मैं बताता हूँ कि जो भी प्रश्न मैं फेसबुक पर या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ तो उसके 10 से 12 या 15 घंटे बाद उसका हम वीडियो बनाते, और ठीक ऐसे ही जैसे हर विकल्प का विश्लेषण होता है वैसे करते। ठीक, तो जो भी अगर प्रश्नों में समस्या लगे आप लोग को, उसको आप कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं प्रयास करूंगा हमेशा एक बेहतर उत्तर देने के, समझाने का। तो अगर आप लोग जो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, और आप लोग को जैसे हम व्हाट्सएप पे या
फेसबुक पर जो भी हम अपना व्हाट्सअप लिंक या यूट्यूब लिंक शेयर करते हैं तो कृपया आप लोग लिंक से ही ऐड हो, क्योंकि देखते हैं बराबर मैसेज व्हाट्सअप पे आने लगते हैं, जिससे परेशानी होती है सबको एक जोड़ने में। कभी 50-60 मैसेज लगातार आने लगते हैं तो समस्याएं होने लगती। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लिंक से जुड़ें, ताकि आप लोग सीधे आप लिंक पे जब आप लोग जाएंगे तो आप सीधे हमसे जुड़ जाएंगे, हमको जोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, लाइक्स भी दें और शेयर अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पर शेयर भी करें, जिससे हमारा चैनल ट्रेंड में आए और लोगों तक पहुँचे, और जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, यानी कि एक उत्साह हमारा बढ़ता है, जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करें और आप लोग को एक बेहतर प्लेटफार्म दे सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।